हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में हिंदी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ एक माँ की बेबसी। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है बेटा रिमझिम की, उसका ये पाठ है। देखिए, ठीक है, पाठ नंबर 9 है वहाँ पे। इसमें क्या बताया गया है, इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। जैसे आप कविता को ध्यान लगा के पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, तो आपकी आँखों के सामने अनेक ऐसी बातें आएंगी जो आपको ये याद दिलाएंगे कि हाँ, ऐसा हुआ है, मैंने ऐसा महसूस किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना और महसूस करना आप लोगों को। कविता को धीरे धीरे पढ़ना है, उसको मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। मतलब जब आप कविता को पढ़ोगे ना, तो उसको समझने में या मन में उतारने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप उसको ऐसे ही पढ़ें, धीरे धीरे समझते हुए। ठीक है, कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है। ठीक है, कविता कहानी सबके साथ वह होता है, इसलिए हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो इसमें बातें होती है ना, वो सबके साथ ऐसी ही होती है, तो इसमें घबराने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कविता क्या है, देखिए कविता क्या है वो मैं पढ़ के सुना देती हूँ एक बारी। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ रतन, जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए एक अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती थी उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना, अब जैसे जैसे उससे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, उनकी भाषा याद आती है रतन से अधिक, उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन कोई बच्चा है जो अदृश्य गलियों, यानी मतलब जो गलियाँ दिखाई ना दे कि वो एकदम से अचानक से कहाँ से निकल आया। ठीक है, वो बोल नहीं सकता बेटा, वो ऐसा है जैसे कोई खिलौना टूट जाता है तो उसमें कुछ भी नहीं रहता, वो सबके लिए बेकार हो जाता है ना। ऐसे ही वो बच्चा सबके लिए ऐसा था कि है नहीं है बराबर है। ठीक है, हम बच्चों के लिए वो एक अजूबा था, हमसे अलग था। अलग क्यों था? क्योंकि सभी बोल पा रहे थे, वो बोल नहीं पा रहा था। वो अपनी भावनाएं नहीं कह पा रहा था, वो अपनी बातें नहीं कह पा रहा था। सब उससे बात करने में घबराते थे, लेकिन उनसे भी ज़्यादा वो घबराता था, क्योंकि उसके अंदर जो बात है, जो किस्से हैं, जो कहानी है, वो कैसे कहे। ठीक है, और उसको हर पल उसकी माँ देखती रहती थी, निहारती रहती थी। उसकी माँ का निहारना उसकी माँ की बेबसी को दिखाता था। सबके बच्चे बोलते, उसकी माँ भी अंदर से तो यही चाहती थी ना कि मेरा बच्चा मुझे कहे माँ। जैसा आप लोग, हम बेटा सब महसूस करते हैं, सब चाहते हैं कि मुझे बोले, मुझसे बात करें। ठीक है, उसकी माँ भी चाहती थी, तो उससे ज़्यादा बेबस उसकी माँ थी, जो कभी अपने बच्चे की बेबसी को देखती, कभी अपने अंदर उठने वाली भावनाओं को देखती। ठीक है, आगे कविता समझ में, ये क्या है, कविता। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चिंतित, कामयाब, आँखों, मन, धीरे धीरे। ठीक है, जो पहले पंक्तियाँ लिखी हुई थी उसमें से ये हैं, कविता को पढ़ते सामने आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। कविता के पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती हैं। इसमें खालिस्तान, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कविता पढ़कर एक चित्र मन में उभरता है तो वह कविता कामयाब है। ठीक है, इस तरह से आपको खालिस्तान भरने हैं। देखिए, मैंने सारे फिल कर दिए हैं। कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। इसमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कविता एक बार में समझ आ रही है या नहीं। अगर कविता पढ़ के मन में एक चित्र उभरता है तो वह कविता कामयाब है। ठीक है,
अगला है निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। पास बैठी उसकी माँ, झलकती उसकी बेबसी, खेलने हमारे साथ था वह भी एक बच्चा क्योंकि हमसे भिन्न था। अभी मैंने आपको कविता पढ़ाई, मैंने कविता पहले इसीलिए आप लोगों को पढ़ाई है कि आप उनके प्रश्नों के उत्तर दे पाए। देखिए पहला है निकल कर आता था वो, कहाँ से निकल कर आता था? खेलने हमारे साथ, पहले में ये आएगा। देखने में हम बच्चों की तरह, था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। जितनी देर वह रहता, उसके बाद आएगा बेटा यहाँ पे, ये या खालिस्तान गलत दे रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ नहीं करेंगे। पास बैठी उसकी माँ, इसके बाद आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ, उसके बाद लिखेंगे रहता, निहारती रहती उसका खेलना, ठीक है। उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। इस तरह से कविता की जो पंक्तियाँ ये आप लोगों को पूरी करनी है। कविता को पढ़ के आप इसको पूरा कर लीजिएगा और इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ इन दोनों के बीच में आएगी, ठीक है। मैंने पूरा भी कर दिया है। अगला प्रश्न आपका, रतन कहाँ से निकल कर आता था? अदृश्य गलियों से। पहले उसमें पढ़ा था ना आपने, कहाँ से निकल कर आता था? पहली लाइन थी अदृश्य गलियों से। रतन अपनी बातों को बिन बोले कैसे समझाता था? बेटा वो गूंगा था तो अपनी बातों को बिना बोले इशारों से समझाता था। रतन का खेलना कौन निहारता था? उसकी माँ, ठीक है। रतन अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था। रतन अपनी बातों को इशारों से समझाता था। रतन का खेलना उसकी माँ निहारती थी। इसको भी पूरा कर लीजिए। आपका अगला प्रश्न है, कविता में रतन को किसकी तरह कहा गया है? एक टूटे खिलौने की तरह जो कुछ नहीं कह पाता, ठीक है। एक माँ कविता के लेखक, और बेटा ये लेखक गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा कवि। ये मैं आपको बता देती हूँ, आप 5वीं क्लास के बच्चे हो, समझदार बच्चे हो। कविता का कवि होता है, पाठ का लेखक होता है। यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है, आप इस चीज़ को भी सुधारें, ठीक है। कविता का कवि होता है, लेखक नहीं होता है। और इसके कवि कौन है? कुंवर नारायण। ये मैंने आपको बताया था, कुंवर नारायण। नहीं बताया था तो अब बता देती हूँ, जैसे हमने पाठ पढ़ा था वहाँ नीचे दे रखा है, ठीक है बेटा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। रतन को एक टूटे खिलौने की तरह कहा गया है और इस कविता के कवि, लेखक नहीं, कवि कुंवर नारायण है, ठीक है बेटा। अगला है माँ। आपको ये कविता पढ़नी है, इसका अर्थ समझना है। माँ की आंखों का वो तारा, हर बच्चा होता राज दुलारा। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, हर बच्चा अपनी माँ को बहुत प्यारा होता है। हर बच्चा होता राज दुलारा, बच्चा अपनी माँ के लिए राजा जैसा होता है, मतलब सारी दुनिया माँ की बस वही होता है। माँ होती ममता की मूरत, प्रेम प्यार की प्यारी सूरत। जो माँ होती है उसके दिल में बहुत सारा प्यार होता है, बहुत सारी ममता होती है, और वो प्यार प्रेम की मूर्ति होती है, मूर्त होती है, ठीक है, तस्वीर होती है, चित्र होती है। हर दर्द को आंचल में समेटे। देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को बहुत तकलीफ होती है, ठीक है, तो माँ हर दर्द को, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं माँ को गालियाँ देते हैं, माँ की गलतियाँ निकालते हैं। अब आप लोग भी, आपने ऐसे नहीं किया, आपने वैसे नहीं किया, आपने ऐसे कर दिया, माँ में कमियाँ निकालते हैं ना, माँ पे ही जोर चलता है। तो वो हर दर्द को अपने अंदर समेट लेती है। किसी बच्चे में कोई कमी है, उस चीज़ को भी वो अपने अंदर समेट लेती है, किसी से कुछ नहीं कह पाती। अगर मान लीजिए कई जगहों पे क्या होता है, लड़की हो जाता है तो कहते हैं कि लड़की हो गई, उसमें माँ की क्या गलती है। अगर कभी बच्चे में मान लीजिए चलने फिरने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है या सुनने में दिक्कत है, तो कहेंगे माँ ने ऐसा बच्चा पैदा किया, माँ की क्या गलती है। उस माँ से पूछो ना उसको कितना दर्द होता होगा, है ना। समान होते ये हो गया, समान होते बेटी बेटा, माँ जैसे जग में ना कोई दूजा, सब करो माँ की मन से पूजा। माँ के लिए बेटा और बेटी एक जैसे होते हैं। माँ जैसा इस धरती पर दूसरा कोई भी नहीं है। पापा होते हैं
लेकिन माँ जैसे पापा भी नहीं होते इस दुनिया में। अगर कोई प्यार करने वाला, देखभाल करने वाला, तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला कोई है तो वो है माँ। और हमें अपने माँ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है। आप लोग जो ये धरती पे बैठे हो ना, ये माँ ने पैदा किया है। माँ नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता धरती पे, ठीक है। आगे था, इस कविता को पढ़कर कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखना है। वह अपनी अपनी माँ की कोई फोटो आप लोगों को चिपकानी है। तो मैंने पहले तो इसका सारांश, मतलब इसमें से आपको क्या समझ में आया। हर बच्चा अपनी माँ का बहुत प्यारा होता है, माँ के लिए राजा के समान होता है। माँ ममता की मूर्त होती है, अपने हर दर्द और तकलीफ को अपने अंदर छुपाए रखती है। माँ के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। माँ जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। हमें अपनी माँ की पूजा करनी चाहिए। और बेटा यहाँ पे आप लोगों को अपनी मम्मी और अपनी फ़ोटो चिपकानी है, जो भी हो। नहीं है तो छोटी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर वो चिपकानी है। समझ गए आप? पहले आपको इसका भावार्थ लिखना है, फिर अपनी फ़ोटो चिपकानी है। अब बात करते हैं बेटा जीवन कौशल में। आज हमें को दिया गया, हिंदी में हमेशा यही दिया जाता है, आपको रोज एक सुलेख लिखनी है, ठीक है। जो भी आप पाठ पढ़ते हो, जो भी पढ़ाया जाता है, उसको कॉपी में उसका एक सुलेख लिख लिया करो। उसमें जो कठिन शब्द आए हैं वो लिख लिया करो, ठीक है। आपको पाठ, ये जो कविता है ये अच्छे से पढ़नी है, जो पाठ है वो अच्छे से पढ़ना है, फिर उसमें से सुलेख लिखना है और जो कठिन शब्द आए वो लिखना है। बात करें संस्कारशाला की, कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ आप लोगों को कि अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो ये नहीं कहना मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मैं इसलिए जीवन में कामयाब नहीं हुआ। जो भी महान आदमी होते हैं उनके पास हर चीज़ की कमी होती है, फिर भी वो कामयाब होते हैं। कमी के कारण ही उनके अंदर ऐसी भावना आती है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, ठीक है। क्या खाना है? खाने रंग की बैंगनी और नीले रंग की चीज़ें खानी है, जैसे जामुन, अंगूर, बैंगन, प्याज। बेटा जामुन आप लोगों का सीजन जा चुका है, अंगूर अभी आए नहीं है, बैंगन खा लीजिएगा, प्याज खा लीजिएगा। परिवार के साथ तंबोला या व्यापार खेलना, ये खेल होते हैं, बाजार में मिल जाते हैं। आप लोगों के पास हैं तो ठीक है, नहीं तो मम्मी पापा को परेशान नहीं करना, जो खेल है वही खेलना है। दिन की गतिविधि क्या है? अपनी माँ की मदद से फ्रूट चाट, अंकुरित अनाज, भेलपुरी आदि ऐसा कोई आइटम बनाना है। ये हमारी जो संस्कारशाला ये पहले भी आई है, यही सेम बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको फ्रूट चाट बना के खाना है, जो आपको इजीली बन जाएगा। उसमें क्या है, कोई भी 2 फ्रूट होंगे उनका फ्रूट चाट हो जाएगा। सेब चली हुई है आराम से, उसके साथ एक केला ले लीजिएगा। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो, ठीक है। आज जो आपको काम दिया गया है इसको जल्दी से पूरा कर लीजिए और अपने टीचर्स को भेज दीजिएगा। अगला है बेटा राष्ट्रीय भारत की स्वतंत्रता के 75वें अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। इस गतिविधि में क्या करना है, राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों से जन गण मन लिखना है। राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग कौन से हैं आपके? केसरिया, संतरिया नहीं है वो, केसरिया है वो, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। तो उन 3 रंगों से आपको राष्ट्रीय गान लिखना है। मतलब सबसे पहले 2 लाइनें आपको केसरिया रंग से, फिर सफ़ेद रंग से, फिर हरे रंग से, ठीक है। देखिए मैंने आपके लिए लिख दिया है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, ये संतरिया रंग से। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल्दी तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, ये सफ़ेद रंग से। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, ये मैंने हरे रंग से लिखा है। ये हमारे तिरंगे झंडे में जो 3 रंग होते हैं, केसरिया, और याद ऐसे ही रखना है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, ठीक है। इन 3 रंगों से आप लोगों को राष्ट्रीय गान लिखना है। आज का सारा काम पूरा कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।